हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर कर रहे हैं 28th। चैप्टर का नाम है विदेशी व्यापार प्रोत्साहन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं एवं समझौते। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड यानी कि लास्ट लेक्चर है। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर या +1 बिजनेस स्टडी की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें से आप कंप्लीट सिलेबस कर सकती हैं। तो आज ये लेक्चर होने के बाद हमारा 2021 मार्च में जो सिलेबस आएगा वो कवर हो जाएगा। और जो मेरे चैनल पे हैं वही सारा सिलेबस है। और जो जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है 2021 के लिए उसका अलग से चैनल पे वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज के लेक्चर का वो है हमारा विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्रों के व्यापार एवं विकास सम्मेलन के उद्देश्य, विश्व बैंक के उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है। ये कुछ इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो केवल और केवल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही हेल्प करती है या सपोर्ट करती है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट। इसके अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर आता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके आप फुल फॉर्म लर्न कर लेना, कई बार इसमें आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो है एक वर्ल्ड लेवल WTO यानी कि इसके यहाँ से नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड लेवल का है, ये विश्व लेवल का है। तो इसी कारण से ये जो संगठन है ये विश्व मान्यता प्राप्त एक व्यापार संगठन है। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार किया जाता है डिफरेंट कंट्री में आपस में, तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या उनको कोई फाइनेंशियल या उनके लिए रूल रेगुलेशन, तो उनके लिए ये काम करता है। अब बात आती है कि ये बना कब था। तो ये इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों में सख्ती से लागू करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल रेगुलेशन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। अब आता है द प्रीमिल्स ऑफ WTO यानी कि इसकी प्रस्तावना क्या है। देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से संबंधित समझौता जो है वही क्या कहलाती है। कोई भी प्रस्तावना होती है तो प्रस्तावना का मतलब है किसी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है, वो एग्रीमेंट ही क्या होती है, उसकी प्रस्तावना बन जाती है। तो इसमें जो प्रस्तावना है इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है कि विकासशील, विशेषकर उनमें बहुत कम विकसित देश यानी कि ऐसे विकासशील देश जो विकसित बहुत कम विकसित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में भाग प्राप्त कर सके। यानी कि हम सीधा सीधा अपनी भाषा में ये कह सकते हैं जो या तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं या जो अभी विकास की कगार पे थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, ऐसे कंट्री को इसमें पार्टिसिपेशन इनकी बढ़ानी है ताकि उनकी आर्थिक विकास संबंधी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना में यही कह सकते हैं कि जो विकसित जो अल्प विकसित या पिछड़े देश थे उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ही एक समझौता हुआ था जिसको हम कहते हैं WTO की प्रस्तावना। अब हम कहते हैं कि ये जो WTO है, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि WTO ने किस इंस्टीट्यूशन का प्लेस लिया, स्थान लिया है। तो WTO जो है गेट का स्थान लेने वाला है। ये जो WTO है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इससे पहले गेट नाम की एक इंस्टीट्यूशन होती थी, उसको निरस्त किया गया था और गेट के स्थान पर WTO को लागू किया गया था। अभी हमने पढ़ा ही था कि ये विश्व प्राप्त मान्यता प्राप्त एक व्यापारिक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई दृष्टि और अधिक शक्तियां लिए हुए।
क्योंकि इसको गेट के स्थान पर इसको रिप्लेस किया गया, तो हो सकता है गेट में कोई कमी हो, इस कारण से उसको निरस्त करके WTO को बनाया गया, जिसकी क्या है, अभी आपने 2 पॉइंट देखे कि एक तो नई दृष्टि, व्यापार को इंक्रीज करने की नई सोच, और दूसरा इसके पास बहुत अधिक शक्तियां हैं। शक्तियों का मतलब है कि अभी हमने एक लाइन में पढ़ा था कि जो विश्व अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों को सख्ती से लागू करवाने का इसके पास अधिकार है। तो ये था हमारा WTO का, हमने मीनिंग पढ़ा। अभी आता है कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। एक बार समझने के बाद इसको आप रट्टा मार के याद कर सकते हो, या एक बार समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, आप लिख भी सकते हो। इसके जैसे और भी आप एग्जाम इसमें उद्देश्य बना सकते हो, यानी कि अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है, WTO का प्रथम उद्देश्य है विश्व व्यापार प्रणाली को लागू करना, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो व्यापार हो रहा है उस सिस्टम को मैनेज करना, उसको एक सिस्टम बनाना, वर्ल्ड लेवल पे जो व्यापार हो रहा है। दूसरा है विश्व व्यापार को इस तरह से बढ़ावा देना है कि प्रत्येक देश उसमें लाभान्वित हो सके। अभी ऊपर हमने पढ़ा है ना कि जो पिछड़े हुए और हम कह सकते कम विकसित और विकासशील कंट्री है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको लाभ भी मिलेगा। तीसरा है खुली विश्व व्यापार प्रणाली की सभी रुकावटें दूर करना। देखो, WTO से पहले बहुत सारी इंटरनेशनल बिजनेस करते थे तो रिस्ट्रिक्शन होती थी, तो इसके बाद से क्या हुआ, ये रिस्ट्रिक्शन जो इसके आने के बाद कम हो गई है, कुछ एक तो खत्म ही हो गई है, क्योंकि WTO जो है इंटरनेशनल ट्रेड के जो नियम है उनको सख्ती से लागू करवाता है। इस कारण से उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी व्यापारिक भागीदारों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। अब देखो, उपभोक्ता को लाभ कब होगा, जब जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, उनमें आपस में कंपटीशन होगा। अब जब कंपटीशन होगा तो उनकी प्राइस वो है, एक तो क्वालिटी अच्छी रखेंगे, दूसरा प्राइस जेन्युइन रखेंगे, यानी कि शोषण नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। तो इस कारण से इसका अल्टीमेटली लाभ किसको होता है, उपभोक्ताओं को। तो इस WTO का एक उद्देश्य ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बेनिफिट हो। फिफ्थ है विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के विचार से उत्पादन के स्तर तथा उत्पादकता को बढ़ाना। अब देखो, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस होगा तो सीधी सी बात है ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा सेल होगी। तो अब ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है उस प्रोडक्शन को करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, तो रोजगार का लेवल भी बढ़ जाएगा। सिक्स्थ है संसार के संसाधनों का अधिकतम विस्तार एवं उपयोग करना। देखो, हर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होती है, तो अगर किसी एक जो कंपनी है उसको किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन है, तो वो अलग अलग कंट्री के अंदर अपनी ब्रांचेस खोल करके वहां के रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संसार के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अधिकतम से अधिकतम उपयोग करना। तो इस तरह से ये हमारा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, समझ आ गया। सेकंड जो इंस्टीट्यूशन थी वो इंस्टीट्यूशन थी द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी भी फुल फॉर्म लर्न कर लेना, इसकी है UNCTAD, द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो, इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। 1964 में जो विकासशील और कम विकसित देश थे उनकी मांग पर हुई थी ये। जो विकासशील और बहुत ही कम विकसित, जिनको पिछड़े भी कह सकते, पिछड़े से थोड़ा से ऊपर कह सकते हो, तो उन कंट्री ने क्या किया था, डिमांड करी थी कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो हमारे लिए काम करे या जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए, जिससे हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसका निर्यात बढ़े और उसको निर्यात करने के लिए जो समस्याएं आती है वो दूर हो। तो उसी उद्देश्य से ये जो इंस्टीट्यूशन है UNCTAD की स्थापना की गई थी। ये जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन देशों के आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है।
अब इसके भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव कि इसके क्या उद्देश्य थे जिस कारण से इसको स्थापना की गई। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि ये किसकी बाधा को दूर करने के लिए बनाया गया था, विकासशील और कम विकसित देशों को जो निर्यात करने में बाधाएं आ रही थी, जो बंधन थे, उनको दूर करने के लिए बनाया गया। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत एवं नीतियां तैयार करना। इन्हीं कंट्री के लिए, ये कौन कौन सी है, ये जो कंट्री है इनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ पॉलिसीज बनाई गई। सिद्धांत एवं नियमों को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया, एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया ताकि इन नियमों को और जो भी पॉलिसीज बनाई उनको लागू किया जा सके। सामूहिक व्यापार समझौते पर सौदेबाजी करना। सामूहिक व्यापार, जो सामूहिक व्यापार होता है उस पे जो सौदेबाजी होती है, उसके लिए आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इसके ये 4-5 उद्देश्य हैं जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है। थर्ड जो है वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। तीसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल की वो है वर्ल्ड बैंक। तो ये कब बना था, इसका थोड़ा सा इतिहास आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। तो देखो ये वर्ल्ड बैंक जो है ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में अमेरिका में एक ब्रेटन वुड्स स्थान है, उस ब्रेटन वुड्स में होने वाले सम्मेलन में 2 संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से आपको पता ही है युद्ध होता है तो बहुत सारी फैक्ट्री डैमेज हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि संसाधन है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, एक टाइप से सिस्टम बिगड़ जाता है प्रोडक्शन का, फैक्ट्रीज का। तो उसके बाद से ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो कॉन्फ्रेंस ही 2 संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लेने के लिए हुई थी। और वो कौन सी 2 इंस्टीट्यूशन थी जिनके लिए ये ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन हुआ था। पहला तो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको IMF के नाम से जाना जाता है, फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट टाइम होता है, रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जो विश्व युद्ध के दौरान जो फैक्ट्री जो है डैमेज हो गई थी उनको दोबारा से चालू करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, या जो फैक्ट्री स्लो ग्रोथ कर रही थी उनका तेजी से विकास करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसको एक और नाम से भी जाना गया और वो नाम क्या था, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। तो ये 2 जो है ब्रेटन वुड्स में निर्णय लिए गए इन दोनों संस्थाओं की। अगर क्वेश्चन में आ जाए वर्ल्ड बैंक के आप उद्देश्य लिखो तो भी आपको ये वर्ल्ड बैंक का ही लिखना है। अगर वर्ल्ड बैंक के नाम की बजाय आ जाए आपका, अगर वर्ल्ड बैंक के नाम की बजाय आ जाए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो जो वर्ल्ड बैंक के बारे में वही है, क्योंकि एक के ही 2 नाम है। मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य अस्थायी भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करके विदेशी विनिमय में स्थिरता लाना के लिए बनाया गया था। जो IMF आपको बताया था वो जो है व्यापार शेष, अस्थायी जो भुगतान संतुलन था उसको दूर करने के लिए इसकी स्थापना हुई। और इसके विपरीत जो विश्व बैंक था, या जिसका ये नाम हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के फलस्वरूप नष्ट होने वाली अर्थव्यवस्थाओं की पुनर्निर्माण और अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की व्यवस्था करना था। अब देखो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान केवल फैक्ट्रियां ही नष्ट नहीं हुई बल्कि कई तो अर्थव्यवस्थाएं ही बिल्कुल वो हो गई थी, धराशायी हो गई थी। तो उनको भी तो स्टैंड करना था किसी न किसी को, तो उनको पूंजी प्रोवाइड करने के लिए संस्था की स्थापना हुई। इस बैंक ने जून 1945 से अपना कार्य आरंभ किया। विश्व बैंक एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंट संस्था है तथा यह एक प्रकार का निगम है। इसकी पूंजी इसके सदस्य देशों के पूर्ण स्वामित्व में होती है, यानी कि जो जो इसका मेंबर होता है वो इसमें पूंजी लगाते हैं और उनके ही अंडर होती है।
अब आता है कि वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो है पुनर्निर्माण तथा विकास, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था। देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज धराशायी हो गई थी, फैक्ट्री हो गई थी, तो उसी उद्देश्य से यानी कि उनको दोबारा से डेवलप करने के लिए इसको स्थापित किया गया। तो विश्व बैंक विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है युद्ध के फलस्वरूप नष्ट होने वाली अर्थव्यवस्थाओं, जैसे कौन कौन सी, ये इतनी सारी जो कंट्री थी वो क्या होगी थी, बिल्कुल धराशायी होगी। तो इनके पुनर्निर्माण और तथा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि अलग विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई। पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। विश्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था निजी निवेशकर्ताओं को अलग विकसित देशों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। किसको? जो निजी निवेशक है उनको प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए बैंक निवेशकर्ताओं को पूंजी निवेश के फलस्वरूप होने वाली संभावित हानि स्वयं उठाने की गारंटी देता था, क्योंकि उस टाइम तो स्टार्टिंग ही थी। देखो बहुत सारी कंट्री धराशायी होगी, फैक्ट्री होगी, तो निजी लोगों को मोटिवेट किया गया और उनको ये भी कहा गया कि अगर नुकसान हो गया, लॉस में जाएगी, तो ये जो है वर्ल्ड बैंक है ये खुद हानि उठाएगा, तभी जाकर लोग मोटिवेट होंगे इसमें पूंजी लगाने के लिए। अर्थात उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण में स्वयं भी भाग लेता, और यदि निजी पूंजी पर्याप्त मात्रा में उचित शर्तों पर उपलब्ध नहीं होती तो बैंक अपनी पूंजी में से ऐसे देशों को उत्पादनकारियों के लिए ऋण भी देने लगा। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड। इस बैंक का तीसरा उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इस बैंक का उद्देश्य विदेशी व्यापार के दीर्घकालीन संतुलन विकास के लिए सहायता प्रदान करना था। इससे क्या होगा, देश के जो सदस्य देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। यहां देखो एक बात कही गई है, सदस्य देश। सदस्य देश वो देश होते हैं जब ये बना तब उन्होंने अपना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया था, उनको सदस्य देश कहते हैं। शांतिकालीन व्यवस्था की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस टाइम इकोनॉमी। विश्व बैंक का चौथा उद्देश्य था सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, देखो विश्व बैंक का उद्देश्य विश्व पर्यावरण की सुरक्षा करना था, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व बैंक उन अल्पकाल विकसित देशों को जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं उनको काफी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो इस तरह से इसके ये 5 उद्देश्य थे। अब बात आती है इसकी मेंबरशिप की। देखो कोई भी देश जो मुद्रा कोष का सदस्य, IMF का जो सदस्य है, वह विश्व बैंक का सदस्य अपने आप स्वतः ही बन जाता है, क्योंकि ये दोनों की स्थापना एक ही डिसीजन, एक ही टाइम हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो इस कारण से जो एक का मेंबर बन गया तो वो दूसरे का ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 को मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी वे सभी विश्व बैंक के मूल यानी कि फाउंडर मेंबर माने जाते थे। जो 31 दिसंबर को जो मेंबर बने थे उनको फाउंडर मेंबर यानी कि इस संस्था को बनाने वाले सदस्य कहा जाता था। इसके बाद जो भी देश विश्व के सदस्य देश बनते हैं, बहुत सारे अभी तक बन रही हैं, उसे तत्कालीन सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि अगर अभी कोई इसका सदस्य बनता है तो प्रेजेंट में जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा अगर सहमत करे, कहे कि हाँ इस कंट्री को सदस्य बनाया जाए तो ही सदस्य बन सकता है। इस समय विश्व बैंक के 184 देश सदस्य हैं। ये संख्या थोड़ी सी पुरानी है, 2018-19 की है, तो हो सकता है 1-2 सदस्य और भी बन गए हो। कोई भी देश बैंक को सूचना देकर इसकी सदस्यता त्याग सकता है। देखो इसकी सदस्यता त्यागना, अपनी मर्जी से त्यागना बहुत आसान है, पर अगर इसका सदस्य बनता है तो 2/3 मेंबर जो है, अगर 3 मेंबर है तो 2 अगर यस कहेंगे तभी सदस्य बनेंगे। यदि कोई देश बैंक के नियमों का पालन नहीं करता तो उसे
सदस्यता से हटाया जा सकता है। हाँ, अगर कोई कंट्री इसमें नियमों का पालन नहीं करेगा तो इसको हटा देंगे। अभी 2/3 का बताया था कि 2/3 सदस्य का मतलब है, मान लेते हैं कोई कंट्री इसका मेंबर बनना चाहता है तो वो 184 टोटल सदस्य मानते हैं और उसका 2/3 सदस्य अगर हाँ भरे कि हाँ इसको बनना चाहिए सदस्य, तभी वो सदस्य बन सकता है। 4th इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको पता ही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अमेरिका में जुलाई में ब्रेटन वुड्स के स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था, इसमें हुई थी और इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 44 कंट्रीज के मेंबर जो है इसमें इंक्लूड हुए थे। इस सम्मेलन में निश्चित किया गया था कि सभी देशों के आर्थिक विकास के लिए 2 संस्थाओं की स्थापना करनी है। एक तो हम पढ़ चुके ऊपर वर्ल्ड बैंक के बारे में और दूसरा था IMF। अब देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। अब बात हम कर रहे हैं IMF की। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इनकी ये डेट्स याद रख लेना भी स्थापना की। इस कोष ने अपना कार्य 1 मार्च 1947 को आरंभ किया था। देखो स्थापना का अगर आ जाए तो 45 है, 1945, और जब आ जाए कि कार्य शुरू कब किया तो आता 1 मार्च 1947 को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना विश्व व्यापार के संतुलित विकास, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और सदस्य देशों के भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट की अस्थायी संतुलन की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी। अब इसके उद्देश्य हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सहयोग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग करना। तो ये इसका पहला उद्देश्य था, मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना और समस्याओं को सुलझाने के लिए परामर्श के अवसर उपलब्ध करवाना। दूसरा इसका उद्देश्य था बहुपक्षीय भुगतान व व्यापार का विकास, मल्टीलेटरल पेमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। ये जो फंड है द्विपक्षीय समझौते बायलैटरल एग्रीमेंट के स्थान पर मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम को या ट्रेड सिस्टम को स्थापना करने पर बल दिया गया है या उसकी स्थापना में सहायता करता है, यानी कि बायलैटरल की बजाय ये मल्टीलेटरल है। तीसरा है एबोलिशन ऑफ एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। देखो ये फंड जो है या अंतरराष्ट्रीय IMF है, IMF सदस्यों द्वारा विदेशी विनिमय पर लगाए गए नियंत्रण को हटाने की कोशिश करता है। जो आपस में विनिमय हम करते हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। हेल्प इन इंटरनेशनल पेमेंट, यह कोष अपने सदस्य देशों को दूसरे देशों की मुद्राएं उधार देगा या बेचेगा। इसे विभिन्न देशों को अपने विदेशी विनिमय व्यापार में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। 5th है संकट काल में सदस्यों की सहायता, एड टू मेंबर ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंड का उद्देश्य संकट काल में सदस्य देशों को अल्पकालीन मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। जैसे कि अब कोरोना का टाइम आ रहा है, तो कोरोना तो एक बीमारी का है, पर ये क्या करता है, जो मंदी काल होता है जिसमें व्यापार डाउन जाते हैं, उसी टाइम ये हेल्प करता है किसी कंट्री को। वो व्यापार में मंदी किसी भी कारण से आ सकती है, जैसे कोरोना काल के समय भी आ रही है, तो कई कंट्री जो है हो सकता है उनको सहायता करी हो। मैंने डाटा नहीं देखे इसके अभी तक। अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन को कम करना, रिडक्शन इन द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस फंड का उद्देश्य सदस्य देशों के अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के संतुलन के समय तथा मात्रा को कम करने के लिए उन्हें मौद्रिक सहायता देना है। पूंजी का लाभप्रद निवेश, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस कोष का उद्देश्य है सदस्य देशों को उनकी दीर्घकालीन पूंजी को लाभप्रद कार्यों में लगाने में मदद देना है। यह विशेष रूप से धनी देशों को निर्धन देशों में पूंजी निवेश करने की सहायता देता है।
या हम कह सकते हैं कि जो रिच कंट्री है उनको ये एडवाइस देता है कि आप पुअर कंट्री में इन्वेस्ट करें। संतुलित आर्थिक विकास में सहायता, हेल्प इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों को संतुलित विकास में भी सहायता देना है, ताकि सभी राष्ट्रों में रोजगार और वास्तविक आय का लेवल ऊंचा बना रहे। मेंबरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुद्रा कोष के दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक को तो हम कहते हैं ओरिजिनल मेंबर। ओरिजिनल मेंबर वो होते हैं जिनको फाउंडर मेंबर भी कह सकते हो, जो स्टार्टिंग में 44 कंट्री के आए थे वो। साधारण सदस्य ऑर्डिनरी मेंबर जो बाद में बनते गए हैं। वे सब देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रेटन वुड्स में भाग लिया था। जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 पहले कोष का सदस्य बनना स्वीकार किया था, कोष के मौलिक मेंबर कहलाते हैं, और जो 1945 के पश्चात बने हैं उन्हें साधारण सदस्य कहा जाता है। कोई भी देश लिखित सूचना देकर कोष से अलग हो सकता है। यदि कोई सदस्य कोष के नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। 1947 में फंड के 40 देश मेंबर थे, 44 ने पार्टिसिपेट किया था, और उस टाइम ओरिजिनल मेंबर कितने बने? 40 ही। 2004 में सदस्यों की संख्या 184 हो गई थी। अब तो 2020 चल रहा है तो सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ये सदस्यों की संख्या 180 यानी कि 200 से क्रॉस कर चुकी है। अब साम्यवादी देश जैसे चीन भी इसका सदस्य बन गया है। तो इस तरह से ये हमने 4 जो है इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। 4 कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने WTO के बारे में बात किया, फिर हमने UNCTAD के बारे में बात की, थर्ड हमने वर्ल्ड बैंक, और फोर्थ हमने IMF के बारे में बात की। तो इन चारों के जो 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके, और वो कौन कौन से हैं? एक तो WTO है आपका, जिसके उद्देश्य मीनिंग सब कुछ आ जाता है। एक है आपका वर्ल्ड बैंक, जिसके भी उद्देश्य ये आ जाते हैं। एक IMF है। इन 3 के तो बहुत बार आए हैं, और UNCTAD ये जो सेकंड का पढ़ा था, इसके अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, तो आप लर्न कर लेना। पर ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में ही आते हैं, और 1 मार्क्स के अंदर इसके जो छोटे छोटे आपको क्वेश्चन बताएं वो आते हैं। तो ये आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है तो मेरे चैनल पे +1 बिजनेस स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट चैप्टर दे रखे हैं। सारे चैप्टर हैं उसमें। हो सकता है प्लेलिस्ट में कोई चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, बट सारा सिलेबस है उसके अंदर हिंदी मीडियम का। तो वहाँ से आप देखकर, जैसे क्लास में बैठकर पढ़ते हैं वैसे ही आप समझ सकते हैं। और मैंने सारा बुक से लिया है। RK सिंगला बुक ली है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए मैं बता देती हूँ। RK सिंगला बुक, ठीक है। इस बुक से मैं टीच कर रही हूँ, तो आप अपनी बुक का पेज खोल लें और यहाँ से चला के और आप समझ लें, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया थोड़ा सा, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल को देख रही हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।